ठीक है, चलो अब लिखो भाई स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। अभी थर्मो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? नहीं ना, समथिंग विच कैन अकर ऑन इटसेल्फ विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स, अपने आप होने वाली चीज, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको अपने को कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हिल टॉप है एंड इसके ऊपर एक जैसे बॉल है, तो ये स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, नीचे आएगा। बट अगर एक हिल टॉप है एंड उसके नीचे ऐसा बॉल है, ये स्पॉन्टेनियसली ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं HCl और NaOH इन्हें मिक्स करूं, क्या मिलता है? NaCl प्लस। इसमें कुछ फोर्स लगाने की जरूरत है? नहीं। बट अगर मैं NaCl प्लस H2O इन्हें मिक्स करूं, गिविंग अस HCl प्लस NaOH, ये ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं होता। अगर नहीं पता होगा, घर में नमक है, घर में पानी है, मिक्स करते तो HCl एसिड मिलता है क्या? NaOH मिलता है क्या? तो विच प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस? कौन अपने आप हो जाती है? फर्स्ट वन, ठीक है, दिस वन इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकेंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इधर भी बॉल हिल टॉप पे से रोल डाउन स्पॉन्टेनियसली होगा, बट ऊपर की तरफ रोल नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है, मतलब होता नहीं है। समझ में आ रहा है? अब वैसे ही अगर मेरे पास दो गरम चाय है, ठीक है, जैसे एक हॉट बॉडी है, ये स्पॉन्टेनियसली क्या होगी? ठंडी हो जाएगी, मतलब इट विल लूज एनर्जी। तो क्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। दिस वन इज स्पॉन्टेनियस। बट अगर मेरे पास ठंडी चाय है, अपने आप गर्म होती है क्या? नहीं होती, बराबर। तो यहां पे ये क्यू एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो गरम चाय स्पॉन्टेनियसली ठंडी हो सकती है, बट ठंडी चाय स्पॉन्टेनियसली गरम नहीं हो सकती। तो दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच का डिफरेंस? ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, लिखो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कंडीशन ऑफ, हाँ सब कुछ लिखना रहता है बे, नहीं। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी बाद में से क्या कर क्या रहे थे, मतलब इसमें क्या पढ़ाने जैसा था बे? नहीं, तुम लोग जल्दी लिखो ना, मैं नीचे नीचे ही लिख रहा हूँ, बाद में ऊपर उल्टा अब दिख रहा नहीं है। हाँ तो मैं इतने ही लेवल पे लिख रहा हूँ आज पूरा दिन, और ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे स्लो हो। जल्दी करो बे। किसने क्या फेंका? हो गया। नेक्स्ट, अब देखो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी में दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी एंड दूसरा पढ़ेंगे एंथैल्पी। तो एंथैल्पी पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसको पहले खत्म कर देंगे। एंथैल्पी H एंड दूसरा एंट्रोपी S। ठीक है, अब ध्यान दो। अब एंथैल्पी, लेट अस स्टार्ट विद एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब क्या? एंथैल्पी मतलब रहती है टोटल एनर्जी। क्या रहती है? टोटल एनर्जी। अब ध्यान दो, किसी भी एक प्रोसेस में लेट अस से कोई एक रिएक्टेंट है विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कब होगी? जब प्रोडक्ट स्टेबल है या जब प्रोडक्ट अनस्टेबल है? कब अपने आप होगी? अब अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है, कोई अनस्टेबल चीज इजीली बन पाती है क्या बे? अनस्टेबल चीजें इजीली टूटती है, इजीली बनती है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? तो कब बनेगा? जब प्रोडक्ट स्टेबल है या जब प्रोडक्ट अनस्टेबल है?
स्टेबल है, समझ में आ रहा है? तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है इट शुड बी स्टेबल, एंड ये स्टेबल रहने के लिए रिएक्टेंट क्या रहना चाहिए? अनस्टेबल या फिर लेस स्टेबल कंपेयर टू प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कम स्टेबल है, वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सकता है। ठीक है, अब जो भी चीज स्टेबल रहती है इट हैज हाई एनर्जी और लो एनर्जी, लो एनर्जी, एंड जो चीज अनस्टेबल रहती है इट हैज, तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस रहेगी? जब हाई एनर्जी से वो लो एनर्जी पे जाए। समझ में आ रहा है? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, डेल्टा एच पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, एनर्जी कम होती है। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन कब अपने आप होगी? व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव। फॉर दिस डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, ओके। अब तो ये समझ में आ रहा है डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी। चेंज कर दूंगा अब, तो ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहां पे फिर आगे लिखो नोट, नोट therefore all exothermic processes, exothermic मतलब delta H is negative, must be spontaneous, and all एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, example HCl plus NaOH giving us NaCl plus H2O। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? इस रिएक्शन का नाम क्या रहता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना रहता है? ओके, हाँ 57.3 किलो जूल पर मोल, प्लस या माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल। ये तुम लोगों को याद रखना है, ये प्लस है माइनस है, माइनस है माइनस है मतलब एक्सो या एंडो? एक्सो। तो ये स्पॉन्टेनियसली होता है कि नहीं होता? होता है। अब इसका मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करूंगा तो NaCl प्लस H2O गिविंग अस HCl प्लस NaOH। अब यहाँ पर डेल्टा H कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा, वेरी नाइस, किलो जूल पर मोल, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो दिस वन इज स्पॉन्टेनियस एंड दिस वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक वाले जो है वो स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक वाले जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो। अब बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन लिखो भाई। एक्सेप्शन, मेरे पास आइस है, मैंने इस रूम में लाके रख दिया, ये स्पॉन्टेनियसली क्या होगा? मेल्ट होगा। ओके, अब मेल्ट होते वक्त इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी, एब्जॉर्ब। ओके, एंड यहाँ पे डेल्टा एच की इसकी वैल्यू रहती है प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। तो ये प्लस में है, मतलब इट शुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस, बट स्टिल इट इज स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन रहनी चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस बट होती है स्पॉन्टेनियस। तो हमारा पहला वाला रूल जो है वो 100% करेक्ट है क्या? नहीं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब इसमें अगर एक्सेप्शन है तो इसके अलावा और कुछ भी तो चीज रहनी चाहिए।
तो सेकंड चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? एंट्रोपी। यस, समझ में आ रहा है? एंड एंट्रोपी का एकदम सिंपलेस्ट अगर मैं मीनिंग बताने जाऊं तो इट इज मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी क्या रहती है? मेजरमेंट ऑफ। अब मुझे बताओ, नेचर में स्पॉन्टेनियसली चीज है, डिसऑर्डर मैनर में जाती है या ऑर्डर मैनर में जाती है? ऑर्डरली मैनर में। ओके, अगर मेरे पास एक ग्लास का पानी है और वो गिर गया तो वो ऑर्डर मैनर में, मतलब ऑर्डरली मैनर में ऐसे स्पिल होता है या डिसऑर्डर मैनर में होता है ना? तुम्हारे रूम, ठीक है, तुम लोगों ने कभी ऐसे मस्त उठ के ऐसे अच्छे से उसको एकदम ऑर्डरली मैनर में ऐसे सजा के रख दिया, ठीक है, सारी चीजें एक जगह पे, तुम्हारे कपड़े एकदम मस्त वार्डरोब में, सब कुछ मस्त, ठीक है, अज्यूमिंग कि कर लिया। हफ्ते भर के बाद क्या होता है? उसके लिए कुछ मेहनत लेनी पड़ती है क्या? तो स्पॉन्टेनियसली सिस्टम डिसऑर्डर्ड मैनर में जाता है या ऑर्डर्ड मैनर में जाता है? ये समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्स को क्या पसंद है, ऑर्डर या डिसऑर्डर? डिसऑर्डर एक्चुअली, हाँ, ट्रू स्टोरी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे अब तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इंक्रीजेस या फिर डेल्टा एस इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए, समझ पा रहे हो? तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डिसऑर्डर बढ़ेगा। जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल देखो बे, ये ऊपर वाले हमारे एग्जांपल में पहले जो आइस के मॉलिक्यूल्स थे वो ऑर्डरली मैनर में थे या डिसऑर्डर फॉर्म में थे ना? सॉलिड में ऐसे रिपीटेड अरेंजमेंट रहती है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अब जैसे ही हमारा आइस मेल्ट हो गया तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी अरेंज्ड है क्या बे? नहीं, तो डिसऑर्डर बढ़ गया। डिसऑर्डर बढ़ गया मतलब डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। एंट्रोपी समझ में आ रहा है? डिसऑर्डर रहता है, इसमें कोई दिक्कत? ये लिख दो, हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखो तो एग्जैक्टली एंट्रोपी रहती क्या है या फिर चेंज इन एंट्रोपी है? हेडिंग लिखो, चेंज इन। हाँ, तो देखो स्पॉन्टेनिटी की दो कंडीशन अपने को पता चली। एक तो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक रहनी चाहिए, एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। एंड फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, मतलब डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। समझ में? डेल्टा एच नेगेटिव रहना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, जिसमें हम लोग इसका पहला फैक्टर पढ़ने वाले हैं हीट, ठीक है। हाँ, ये एनसीईआरटी में दी हुई मेथड है, ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, ये एकदम मतलब क्या बोलते हैं, थुक पट्टी है, ठीक है। इसकी और थुक पट्टी नहीं पता? हाँ, ऊपर ऊपर से, हाँ हाँ, थुक 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 पट्टी मतलब ऐसे कुछ लग गया तो हम लोग बैंडेड लगाते हैं, बट उसी पहले एक कपड़ा लेने का थुक पट्टी। समझा? नहीं समझा? अरे यही मीनिंग है, तुम लोगों को अगर पता नहीं होगा तो। हाँ, ऊपर ऊपर से, हाँ, जैसे चिपका दिया कि खत्म, ठीक है। क्या क्या कौन बोलते थे? अच्छा, थुक पट्टी लगा रहे, हाँ, यस, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, तो हीट क्यू, ठीक है, एंड दूसरा है टेम्परेचर। पहले हीट के बारे में पढ़ ले रहे हैं हम लोग। ध्यान दो, मेरे पास वही सेम आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब को, हाँ बाय द वे, इन दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा भाई आइस क्यूब्स का? 0 डिग्री बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मैंने हीट प्रोवाइड की। पहले वाले को मैंने प्रोवाइड की 10 जूल्स की हीट एंड दूसरे वाले को मैंने प्रोवाइड की 100 जूल्स की हीट, 1000 जूल्स की हीट। किसमें डिसऑर्डर ज्यादा आएगा? 10 जूल वाले में या 1000 जूल ना? बराबर, ये ज्यादा मेल्ट होगा, ये कम मेल्ट होगा। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब दूसरा ध्यान दो, टेम्परेचर सेकेंड।
मेरे पास एक आइस क्यूब है एंड मेरे पास वाटर वेपर्स है। ठीक है, आइस का टेम्परेचर कितना रहता है बे? 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर वेपर्स का 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मैंने हीट प्रोवाइड की सेम टू सेम। देख, पहले वाले में टेम्परेचर सेम था, हीट अलग थी। अब हीट सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे बताओ किसमें ज्यादा डिसऑर्डर आएगा, आइस में या वेपर्स में? डिसऑर्डर मतलब समझ में आता है ना भाई? ज्यादा डिसऑर्डर चाहिए मतलब क्या? तो पहले अगर ऑर्डर रहेगी और वो निकल गई तो उसमें डिसऑर्डर ज्यादा आएगा। पहले से अगर कोई ऐसे डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है तो उसमें ज्यादा डिसऑर्डर और हो सकता है क्या? ज्यादा कुछ नहीं। तो किसमें ज्यादा डिसऑर्डर आएगा, आइस में या वाटर वेपर्स में? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही अच्छे से बैठे हुए थे मॉलिक्यूल्स, अभी पिघल जाएगा, फिर डिसऑर्डर इसमें ज्यादा आएगा। ये पहले से रैंडम है ना बे, इसमें और कुछ ज्यादा रैंडमनेस आ सकती है क्या? नहीं। तो which one will have higher entropy change? तो this one. तो from this we can conclude that entropy change and temperature directly proportional या inversely proportional? ना, कम टेम्परेचर पे ज्यादा डिसऑर्डर आता है, हायर टेम्परेचर पे कम डिसऑर्डर, क्योंकि पहले से भाई बहुत ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा वहां पे। फॉलोड? तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों के पास आता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इन दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बनता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, ये रिवर्सिबल कहाँ से आया? तो वो एक्चुअल डेरिवेशन से आता है। हम लोगों को करनी है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी करो। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लॉट। स्लॉट क्या है बे? यस, ठीक है। स्लॉट के दो स्टेटमेंट्स हैं, मैं दोनों लिख के दे रहा हूं। एक तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, एक यहाँ पे। फिजिक्स में हीट इंजन अभी तक शुरू नहीं किया होगा ना? ओके, चलो लिखना स्टार्ट करो। और तूने पेन कहाँ से चोरी किया? अच्छा, तो नो इंजन इन यूनिवर्स, नो इंजन, इंजन गाड़ी का इंजन, नो इंजन इन यूनिवर्स, नो इंजन इन यूनिवर्स has an efficiency of 100%, has an efficiency of 100%। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ लोगे। ठीक है, अब इंजन जब कभी चालू होता है, इंजन में क्या होता है? पेट्रोल जलता है, फिर वो ऐसे ऊपर नीचे पिस्टन होता है एंड फिर बाद में गाड़ी आगे भागती है। अब जब पेट्रोल जला तो सारी पेट्रोल की हीट गाड़ी को चलाने में जाती है क्या? नहीं, कुछ हीट क्या होती है? लॉस हो जाती है ना। इंजन गर्म हो जाता है, बाद में गाड़ी के बाजू में साइलेंसर के पास जाएंगे तो झटका लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी, तुमको भी लगा ना? हाँ, यस, मुझे भी लगा है, तो सबको लगा है। हाँ, तो होता क्या है कि कुछ एफिशिएंसी मतलब कुछ पावर पेट्रोल की चली गई हीट में एंड थोड़ी सी एनर्जी किसमें गई? वर्क डन में, इंजन को भगाने में। समझ में आ रहा है? तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% जा सकती है क्या? नहीं। ठीक है, बाकी इसका मैथमेटिक्स तुम लोग फिजिक्स में लिखोगे, मैं भी पढ़ाता हूँ, बट वो मेंस लेवल पे केमिस्ट्री में कभी कभार गलती से आ जाता है, नीट में कभी नहीं आया है, तो फिजिक्स में ही देखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, the total entropy change, the total entropy change, the total entropy change of a spontaneous process, of a spontaneous process is always positive, is always positive। इसमें कुछ अलग है, क्या अलग? अभी तक जो पढ़ा है ना उससे थोड़ा सा अलग है कुछ। तो क्या अलग है? हाँ, टोटल एंट्रोपी चेंज। समझ में आ रहा है?
ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? देखो हम लोग हमेशा जब पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ाई हो रही है? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, किसके बारे में? सिस्टम। हम लोग हमेशा सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, सराउंडिंग के बारे में कोई सोच रहा है क्या? बट यहाँ पे टोटल आ गया। टोटल मतलब यूनिवर्स विच इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे टोटल को डबल अंडरलाइन करना एंड पॉजिटिव को डबल अंडरलाइन करना, ठीक है? याद रखना ये 2 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। स्लॉट में सिर्फ एंट्रोपी चेंज है क्या? नहीं, टोटल एंट्रोपी चेंज है। जो पूरे चैप्टर में और कहीं आता है क्या? नहीं। अब so first of all what is the meaning of total entropy change? तो delta S total is nothing but delta S of system plus delta S of surrounding। समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को किस में इंटरेस्ट है? सिस्टम में या सराउंडिंग में? सिस्टम में इंटरेस्ट है। समझ में आ रही है? सराउंडिंग मतलब फोकट टाइम पास है, ठीक है? हाँ सच्ची। अब ध्यान दो, तो स्लॉट क्या बोलता है? इफ टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज spontaneous. If total entropy change is negative, then reaction becomes, थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें थोड़ा घुमा के आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूं। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो इसका डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एस टोटल इसका नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो डेल्टा एस की वैल्यू प्लस होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एंड उल्टे डायरेक्शन में ये रिएक्शन, उल्टा डायरेक्शन समझ में आ रहा है? HCl plus NaOH giving us NaCl plus water। उल्टे डायरेक्शन में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर spontaneous in opposite direction। समझ में आ रहा है? spontaneous in reverse direction। इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या? नहीं। रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में चलने वाला। समझ में आ रहा है? ये रिवर्सिबल नहीं है, बट इट इज स्पॉन्टेनियस इन उल्टा डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ओके बोलो। हाँ ठीक है, पेज नया लेते हैं और करते हैं, क्लास लिख देते हैं। अब नाउ फाइनली इफ डेल्टा एस टोटल इज 0, अब ये 0 है मतलब ये फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियसली आगे जाएगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली बैकवर्ड आएगा? कहां पे आएगा? वापस आ देखो, स्पॉन्टेनियस मतलब फॉरवर्ड में जाने वाली रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब द रिएक्शन विच गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। 0 मतलब इक्विलिब्रियम, आगे भी नहीं जाता पीछे भी नहीं आता, बैलेंस्ड। समझ में आ रहा है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? लिखो ये, फिर पेज चेंज करते हैं। ये स्लॉट समझ में आ रहा है? स्लॉट में कोई दिक्कत? सिंपल है, डन। कभी नहीं? क्या मतलब? फिर रिकॉर्ड करके हम लोगों का अब तो अभी दिख रहा है क्या? कौन सा जल रहा है? कैसे जलता है क्या? ये क्या फालतू गिरी है? मतलब आग निकल रही है क्या इसमें से? नहीं ग्रीन ग्रीन नहीं है, ग्रीन भी मैं नहीं पढ़ाता। हाँ बस हो गया, चलो बात। ये कौन था? हाँ ओके, अब लिखो हेडिंग। स्लॉट के बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल फॉर्मूलाज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है? ये भी मतलब इसके ऊपर भी मतलब नीट में क्वेश्चन नहीं आते, तो बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा सेफर साइड करके रख देते हैं। थोड़ा तो कुछ तो नीट के आगे का पढ़ाई अच्छा रहता है ना भाई, इसलिए, ठीक है? तो लिखो एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था? Q रिवर्सिबल बाय T। अब हाँ वही यूनिवर्सल फॉर्मूला से बता रहा हूं मैं। हाँ अब सबसे पहला ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है?
हाँ भाई एक मिनट, हाँ बोल ना। मैं अभी जस्ट मतलब 2 बजे आने वाला हूँ, 1:30 बजे तक लेक्चर है, बोलना। हो गया क्या? किसका? VCBO का 500 550 के अराउंड कुछ, तो 558 एग्जैक्ट 558 था। ओके ठीक है, आ रहे? अरे सही है, चल ओके मिलते हैं। मैं आता हूँ 2 बजे आता हूँ ऊपर। हाँ ओके बाय। चलो भाई अब इसके बाद ध्यान दो। नाउ दिस इज फॉर अ लार्ज चेंज, नाउ फॉर अ स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला ds इज इक्वल टू dq बाय t, मतलब d ऑफ q बाई टी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dq, वो अपने को निकालना है, ठीक है। अब dq का फॉर्मूला हम लोग डेल्टा u से निकाल रहे हैं, तो डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w, सो du इज इक्वल टू dq प्लस dw। बस भाई यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। तो dq इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ du? वापस q प्लस w1 बोलो, मारूंगा। हाँ हाँ क्या? NCV डेल्टा t क्या रहता है? NCV डेल्टा t, डेल्टा u इज इक्वल टू NCV डेल्टा t, तो du इज इक्वल टू NCV dt। ये समझ में आया? जहाँ पे डेल्टा रहता है वो d से रिप्लेस करना है। d मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ w? हाँ नहीं यूनिवर्सल, PdV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। अब ये W के लिए है, अब अपने को छोटा चाहिए। देखो भाई W कब आता है? W तब आता है जब हम लोग छोटे छोटे dW का इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये इंटीग्रेशन निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dW मिलेगा। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे dWs का इंटीग्रेशन करने के बाद, एडिशन करने के बाद W मिलता है। तो dW के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो dW की वैल्यू क्या आती है भाई? माइनस PdV फॉलोड, तो माइनस PdV। तो dQ का फॉर्मूला क्या बनता है? NCV dt प्लस, समझे? सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू dQ मतलब ds, ठीक है। तो therefore ds becomes dq which is NCV dt plus PdV upon t followed। ये समझा क्या किया? ओके अब ये ds है। देखो मैं क्या कर रहा हूं बताता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा q बाई टी, ठीक है। बट बहुत सी बार q जो है ना वो डायरेक्ट दिया नहीं रहता। अब q अगर डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो q को निकालना पड़ेगा। q को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा u माइनस w, तो वो करना पड़ेगा। अब वो करते वक्त दो चीजें एक साथ ना भाई, तुम लोगों को डेल्टा u भी सोचना है, w भी सोचना है, बहुत कुछ करना है। तो हम लोग वो सब एक साथ करके एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज हो पाएगा, ठीक है। अब बढ़िया ds है, ds मतलब लार्ज चेंज या स्मॉल चेंज? स्मॉल चेंज। अब मुझे लार्ज चेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा s कैसे करूंगा? नहीं इंटीग्रेट करके। क्या करके करेंगे? अरे अभी बताया ना बे कि छोटे छोटे dws को ऐड करते तो w मिलता है। अब छोटे छोटे ds को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? डेल्टा s मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, समझे? अब इसमें लिमिट क्या आएगी? S1 से S2, इनिशियल S1 टू फाइनल S2। हाँ ये सब तुम लोगों को बहुत बाउंसर जा रहा होगा ना, ये इससे कुछ ज्यादा अपने को आता ही नहीं है। ओके ठीक है चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो। फिर बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ NCV dt बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ PdV बाई टी। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे dt है तो लिमिट क्या आएगी? T1 से T2। यहाँ पे dv है तो लिमिट क्या आएगी? V1 से V2। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ds
एस, ठीक है। एंड फिर बाद में लिमिट अप्लाई करने के बाद चलो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, एस लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम S1 टू S2। अब NCV इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है, तो NCV इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt ln t, ठीक है। अरे ये पढ़ाए बे, मैंने पढ़ाया था, ln t लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम T1 टू T2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ P dv/t, नहीं हो सकता क्योंकि dv है ना बे, तो dv के साथ v रहना चाहिए, तो प्रेशर को हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू nRT बाय v, पहले से एक नीचे t है dv, tt कैंसल आउट हो गया, एंड फिर लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू v2, समझे। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, S2 माइनस S1 हो जाएगा, डेल्टा S विच इज इक्वल टू NCV ln T2 माइनस ln T1, ये लिमिट समझी कैसे अप्लाई की, प्लस अब यहाँ पे NR कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो NR ये तो देख लो पहले, फिर वापस लिमिट में क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, 1/v dv, 1/v dv क्या आता है, ln v, ln v को वापस मैंने फॉर्मूला अप्लाई मतलब लिमिट अप्लाई कर दी, तो ln v2 माइनस ln, सेम इंटीग्रेशन हो रहा है, तो nr बाहर निकल गया एंड बचा ln v2 माइनस ln v1 फाइनली। चलो ये क्या बना, विच इज इक्वल टू NCV, जब लॉग में सब्ट्रैक्शन करते तो क्या करने का, डिवाइड करने का, तो बनेगा ln T2 बाई T1 प्लस NR ln क्या आएगा, V2 बाय V1, ये समझे, ये वॉल्यूम के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया एक यूनिवर्सल। अब अगर मुझे प्रेशर के टर्म्स में चाहिए तो दूसरा क्या करूंगा मैं, डेल्टा S इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम के टर्म्स में CB था, प्रेशर के टर्म्स में क्या आता है, ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, याद है, P1 बाई P2, ये होते हैं हमारे दूसरे यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब मुझे लग रहा है ये नहीं लेता तो सही रहता, बट ठीक है चलो। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन नीट लेवल पे नहीं आते, बट चलता है, चलो कर लो। चलो भाई, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन करा दिया। अब आया हुआ ये क्वेश्चन एक, इसमें बताता हूँ, हाँ वो भी रिपीट एग्जाम में आया था, मतलब कॉपी हुई थी, फिर सेकंड पेपर डिफिकल्ट आया था तब आया हुआ है, बट कराना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, अब ध्यान दो। सो अब दिस फॉर्मूला अंडर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। 2016 का एक क्वेश्चन है, तो इसके आगे वाला पार्ट में स्किप करने का सोच रहा था, बट करा देता हूं। तो डेल्टा S अंडर different conditions, and let us start with first isothermal चलेगा। What is the meaning of isothermal? Okay, constant temperature मतलब initial temperature T1 and final temperature T2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये दोनों सेम हो गए तो ln of T2 बाई T1, ए रुको ये नहीं, हाँ करेक्ट बोला। अब देखो भाई, पहली बात T2 बाई T1 क्या बनेगा, 1, तो ln ऑफ T2 बाई T1 मतलब ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 क्या रहता है, log ऑफ 1, लास्ट टाइम बताया था, log ऑफ 1 सालो, log ऑफ 1 इज 0, एक्सप्लेन भी किया था बे, नहीं क्या पता, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 होते ही डेल्टा S के ये दोनों, ये देखो भाई, ये डेल्टा S के दोनों फॉर्मूला में ये दोनों 0 हो गए, तो डेल्टा S का फॉर्मूला क्या बचा है, एक तो डेल्टा S का फॉर्मूला बना बचा NR ln V2 बाय V1 या फिर NR ln P1 बाय, ये मुझे लिख के देने की जरूरत है, तुम लोग भी लिख सकते हो, जल्दी लिखो चलो। अरे ये समझा क्या,
ln T2/T1 जीरो बन गया, ये जीरो बनते ही ये इतना और ये इतना दोनों जीरो बन गए, तो दोनों फॉर्मूलाज कैसे हो जाएंगे, nr ln V2/V1 या फिर nr ln P1/P2। ठीक है, जल्दी लिखो। हाँ ठीक है, बाद में चलता है, करो ये कंप्लीट। फिर बाद में आइसोथर्मल के बाद लेट अस से आइसोबैरिक कंडीशन देख लेते हैं। आइसोबैरिक का मीनिंग, हाँ कांस्टेंट क्या, प्रेशर। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर संजना। अब तो P1 एंड P2 बोथ आर इक्वल, तो P1/P2 इज 1, P1/P2 इज 1, तो ln P1/P2 मतलब ln ऑफ 1 क्या हो जाता है, 0। तो अब ये ln P1/P2 वाला जो ये वाला फॉर्मूला है इतना बन गया 0, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, NCP ln T2/T1। समझे? ठीक है, अरे ये समझ में आ रहा है क्या, करो ये 2016 का क्वेश्चन था ये कैसा, ये था या क्या पता, चलो है, मतलब ऐसे फॉर्मूला पूछा था। हाँ, और तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पूछे जाते हैं बे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो फॉर्मूलाज के ही है। देखे क्या तुम लोगों ने, PYQs किए, करने बोला था ना आज का होमवर्क का, मतलब अभी हाँ कर लिए थे ना, हाँ ओके, हाँ तो ठीक है, हाँ हो गया ना नीट का, ठीक है। अभी बाकी जो भी बच गए हैं वो कर लेना, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आइसोबैरिक के बाद आइसोकोरिक। चलो भाई अभी इसके बाद वाला सॉल्व करो खुद से। ये लिख रहे हो ना बाद में, ये आगे लिखना भी है। हाँ, तो थर्ड आइसोकोरिक, चलो इसको कंप्लीट करो अभी खुद से। V2/V1 इज 1, ln ऑफ V2/V1 बिकम्स 1, ठीक है, सॉरी 0, ठीक है, करो। एंड फिर फॉर्मूला बचेगा NCV ln T2/T1, ऊपर चला गया वो, अभी दिख रहा है। हाँ, अरे मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा तुम मुझे कुछ बोले। आ गया। एंड लास्ट यहाँ पे चुप बैठो, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट, हीट। यहाँ पे ध्यान दो भाई, बस एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू 0। अब Q इज इक्वल टू 0 होते ही डेल्टा एस की वैल्यू क्या बनेगी, हाँ अब फॉर्मूला क्या बनेगा या फिर क्या वैल्यू आएगी एडियाबेटिक में, क्या बनेगा एडियाबेटिक में। भूमिका, तुम्हारा नाम मैं भूल गया, तनिषा। अरे इसका तो देखो पहले, बाद में वो देखते हो, वो मुझे पूछो चाहिए। तो अब Q इज इक्वल टू 0 होने के बाद डेल्टा एस की वैल्यू 0, क्यों, बिकॉज और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है Q/T, ठीक है। तो डेल्टा एस इज Q रिवर्सिबल बाई T, Q इज 0, देयरफॉर डेल्टा एस इज 0। अब देखो भाई, हर एक प्रॉपर्टी के आगे आइसो है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, बट अपने एडियाबेटिक का ही सड़ा हुआ नाम है, सर एडियाबेटिक से मैच नहीं होता, समझ में आ रहा है, समझ नहीं आती। अब देखो भाई, व्हाई आइसोथर्मल इज आइसो मतलब थर्मल, बिकॉज डेल्टा T इज 0। व्हाई आइसोबैरिक इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक बिकॉज डेल्टा P इज 0। आइसोकोरिक बिकॉज डेल्टा V इज 0। एडियाबेटिक में क्या 0 है, और क्या 0 है, और क्या 0 है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो एंट्रोपिक, आइसोएंट्रोपिक, हेंस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोएंट्रोपिक। एक गधो, तुम लोग सुनते नहीं हो क्या मैं क्या बड़बड़ करता हूँ, वापस सुनो। आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 इसलिए आइसोथर्मल, आइसोबैरिक में डेल्टा P 0 इसलिए आइसोबैरिक, आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 आइसोकोरिक, एडियाबेटिक में डेल्टा S भी 0 रहता है ना, तो आइसोएंट्रोपिक। समझ में आ रहा है, हेंस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोएंट्रोपिक। तो अगर गलती से आइसोएंट्रोपिक क्वेश्चन में दिख जाए तो पैनिक मत होना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत कम यूज होता है आइसोएंट्रोपिक ये वर्ड, बट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, अब कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी चेंज, ठीक है।
एंट्रोपी चेंज। देखो भाई, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। चलो भाई बातें बंद। नाउ इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब एक्सपांशन है, कंप्रेशन, एक्सपांशन। तो अगर कोई गैस एक्सपांड हो रही है, एक्सपांशन हो रहा है उसका, तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अब अगेन डेल्टा एस का मीनिंग मत भूलना। एस मतलब क्या? डिसऑर्डर। एस मतलब क्या? डिसऑर्डर। अब अगर एक्सपांशन हुआ तो डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो एक्सपांशन में डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? जो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, मतलब जिनको हमेशा लगता है कि आपको कुछ जम रहा ही नहीं है, ये टॉपिक उनको भी जम सकता है, ध्यान दो, ठीक है? जो ध्यान दे रहे उनको नहीं बोला जा रहा है, बट कुछ लोग ऐसे एकदम मरे हुए ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे शक्ल देख के ऐसे मौत आ जाती है। हाँ ना यार, ऐसे ठीक है। अब कंप्रेशन, अगर मैं किसी चीज को कंप्रेस कर रहा हूँ, गैस को मतलब, अब चीज इन द सेंस गैस हो रही है ना यार, तो अगर मैं गैस को कंप्रेस करूंगा, वॉल्यूम कम हो गया। अब गैस रैंडमनेस दिखा पाएगी क्या? तो रैंडमनेस नहीं दिखा पाएगी, तो डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो कंप्रेशन में डेल्टा एस, ये ऐसे घटिया क्वेश्चन नीट पे आते हैं, ठीक है? तो हाँ लिटरली डेल्टा एस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या क्या सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मतलब सब कुछ ना बे, कुछ टॉपिक अगर पसंद भी नहीं रहेगा वो भी करना ही है, क्योंकि तुम लोगों को आउट ऑफ द क्लास मार्क्स लाने हैं, और कुछ नहीं, मतलब सब पढ़ना है, बट इजी पढ़ना है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं। और फिजिक्स नहीं आता तुम लोगों को, उधर थोड़ा सा मैथ्स आ जाती तो मौत आ जाती है, फिजिक्स में तो इससे ज्यादा आता है। वे कैसे पढ़ते हो, है ना? मतलब फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा रहता है ये सब। अब तो देखा, रियलिटी हिट हो गई ना एकदम, कि क्यों पूछा मैंने। अब सेकंड, हीटिंग एंड कूलिंग। अब किसी चीज को गर्म करूंगा तो उसका डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? हीट करने से डिसऑर्डर बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, बराबर। ओके, तो हीट करने से एंट्रोपी बढ़ती है एंड कूल करने से एंट्रोपी कम होती है, ठीक है? नेक्स्ट, फेज चेंज। फेज चेंज, फेज फेज चेंज। अब फेज चेंज कहां से कहां पे हो सकता है? सॉलिड से लिक्विड से, गैस से, एंड वापस लिक्विड से गैस, हाँ लिक्विड से सॉलिड। अब ध्यान दो, सॉलिड से लिक्विड जाऊंगा, एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो इसे बोला जाता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ती है। बाद में लिक्विड से गैस जाऊंगा, इसे बोलने का एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगा? बढ़ेगी या कम होगी बे? लिक्विड से गैस एंट्रोपी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव। डिसऑर्डर समझ में आ रहा है? गैस में ज्यादा डिसऑर्डर, रैंडमनेस। गैस से लिक्विड आया, एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, विच इज नेगेटिव। एंड लिक्विड से सॉलिड जाऊंगा तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, एंड विच इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? देखो बे, इसका ऐसे ग्राफ आ सकता है, समझो, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है? अब एकदम शुरुआत में एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 रहती है, ये है अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है? बट 0 केल्विन पे एंट्रोपी भी क्या होती है? 0। अब मैं उधर से हीट कर रहा हूं, हीट करने से एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो हीट करने से एंट्रोपी धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाती है, समझ में आ रहा है? फिर एक पॉइंट पे एंट्रोपी ऐसे धड़ाम करके बढ़ती है, ऐसे जुप, हाँ ऐसे, हाँ। अच्छा, हाँ तो ऊपर कैसे जाते हैं ऐसे, ठीक है? हाँ ये समझा बात। अब हाँ हाँ, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन FUS, डेल्टा एस वेपराइजेशन वैप, डेल्टा एस कंडेंसेशन फ्रीजिंग।
अब तो ये यहाँ पे ऐसे अचानक से बढ़ गया, क्यों बढ़ा? तुम लोग सोचो, तुम लोग ऐसे बहुत टाइम पास करते हो, कुछ सोचते, हाँ फेस चेंज हुआ यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे सॉलिड था, हाँ यहाँ पे पहले सॉलिड था, सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो गर्म होते जा रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है, फिर अचानक से ये बढ़ा, क्यों? बिकॉज सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर को क्या बोलने का? मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट हो रहा है, बॉयल नहीं हो रहा है, बॉयल लिक्विड होता है। अब फिर बाद में इस लिक्विड को मैं गर्म कर रहा हूं, गर्म करने से एंट्रोपी और बढ़ते गई, लिक्विड गर्म होते गया, फिर एक पॉइंट पे अचानक से वापस ऐसे बढ़ गई, ठीक है, धड़ाम अच्छा था साला, ठीक है। एंड यहां पे क्या हो रहा है? फिर लिक्विड से गैस, समझे? एंड फिर बाद में तुम लोग जब गैस को और हीट करोगे तो उसकी एंट्रोपी भी ऐसे हीट करने की वजह से थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। उल्टा आएंगे तो कम होगी ना भाई, ठंडा करेंगे तो कम होगी, गर्म करेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है, ये समझे? एंड यहां पे जो टेम्परेचर है उसे क्या बोलने का? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझे? जल्दी लिखो। नेक्स्ट, अब ध्यान दो, फॉर केमिकल रिएक्शंस, फोर्थ, फॉर केमिकल रिएक्शंस, ध्यान दो। अब भूमिका यहां पे, तो इसमें एकदम सिंपल है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कभी तो ध्यान दिया करो ना यार तुम, मतलब ओए कभी तो ध्यान दिया करो ना यार, हमेशा बात। हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बात है इतनी, मतलब लिटरली ऊपर से एक्सक्यूज दे रहे हो यार। अब ध्यान दो ना, अब इसमें कैसे होता है केमिकल रिएक्शंस में, अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स ही बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हो गए तो एंट्रोपी कम होगी। नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम रहेगा तो एंट्रोपी सेम रहेगी, जीरो रहेगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना मतलब डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव देन एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव। इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है, तो एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। ध्यान दो, ये रिएक्शन PCl5 गैस गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बताओ डेल्टा एन जी पॉजिटिव है नेगेटिव? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? पहले कितने मोल्स गैस थी? अबे एक PCl5 गैस थी, दो गैस में टूट गई, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स बढ़ गए, डिसऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? ओके, तो यहां पे डेल्टा एस इज पॉजिटिव। और एक एग्जांपल, N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस। डेल्टा एस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, दिख रहा है, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये सबको समझ में आ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ लो। नेक्स्ट, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस। बताओ कम हो रहा है? देखो पहले कितने मोल्स ऑफ गैस थी? उठा दूंगा, कितने मोल्स की गैस थी? 4। 4 से कितना बना? 2। नंबर ऑफ मोल्स बढ़े या कम हुए? कम हुए। गैस ही अगर कम हो गई तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है। पढ़ाई करो बे, तुम लोग ना टाइम पास ही करने में विश्वास रखते हो सालों। तो H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग अस 2HI गैस। एंट्रोपी चेंज? नो एंट्रोपी चेंज, ठीक है। डेल्टा एस इज जीरो। ओके, नेक्स्ट,
फिफ्थ नंबर ऑफ मोल्स, ये एकदम घटिया है, हाँ लिटिल ऐसे एकदम सिंपल है। मुझे बताओ तुम्हारे पास O2 गैस है, 2 कंटेनर है, 2 में O2 गैस है, एक में 1 मोल O2 गैस है, दूसरे में 2 मोल O2 गैस है, कौन ज्यादा डिसऑर्डर दिखा पाएगा, 1 मोल गैस या 2 मोल गैस ना, जितनी ज्यादा गैस रहेगी उतना डिसऑर्डर आएगा। तो याद रखना इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतना ही। तो एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, इसकी हेडिंग बाद में देते हैं, पहले क्वेश्चन देता हूं मैं। तुम्हारे पास O2 गैस है 1 मोल एंड तुम्हारे पास O3 गैस है 1 मोल। अब दोनों के मोल सेम है, विच वन विल शो मोर रैंडमनेस? कैसे, कौन ज्यादा रैंडमनेस दिखा पाएगा, O2 या O3? ना, स्टेबिलिटी की यहाँ पहली बात है, ये ध्यान दो। देखो O2 ऐसे, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, बीच में एक बॉन्ड। अब ये ज्यादा कुछ मूवमेंट्स नहीं दिखा पाता है, ऐसे थोड़ा बहुत, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे। बट O3 में एक और एक ऐसे ऑक्सीजन आ जाता है बीच में। अब इसमें ये जब घूमेगा तो इसमें ज्यादा डिसऑर्डर है ना भाई, रैंडमनेस, ये ऐसे भी घूम पाएगा, समझ में आ रहा है। एंड फिर और कौन सा पूछ गया भाई साला, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, समझे, ये वाला अलग अलग एक्सिस पे, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे वो तो है, प्लस देखो O2 है ना, वाइब्रेट जब होगा ना, हाँ बॉन्ड्स आर इलास्टिक इन नेचर, याद रखना। इलास्टिक मतलब क्या, वैसे दूर जा सकता है वापस नजदीक आ सकते हैं, समझ में आ रहा है, वाइब्रेट। अब O2 जब वाइब्रेट होता है ना, तो ये ऐसे, ये एक साथ दोनों बाहर स्ट्रेच हो रहे हैं एंड वापस अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये O3। इसके अलावा इसमें वाइब्रेशन और एक आता है ऐसा वाला, हाँ समझ में आ रहा है। ये सिमेट्रिकल वाइब्रेशन है कि एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन है ना, एक स्ट्रेच हो रहा है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, समझ में आ रहा है। एंड एक में सिमेट्रिकल भी है, O2 में सिर्फ नॉर्मल वाला, समझ पा रहे हो? ओके, तो ये क्या कर रहे हो तुम? ओके, वो उधर से ऐसे उबासी ले रही है, तुम उसको माइक जैसा पकड़ा रहे हो कुछ तो। ओके, अब तो विच वन विल हैव मोर रैंडमनेस, O2 या O3? O3 बराबर। ओके, एंड इसमें हम लोग चेक करेंगे एटॉमिसिटी। क्या चेक करने का? एटॉमिसिटी। तो डेल्टा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सेवेंथ इज मोलार मास। चलो डायरेक्ट लिख देता हूं, मोलार मास। तुम्हारे पास O2 है एंड N2 है, इन दोनों की एटॉमिसिटी कितनी है भाई? एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, 2 है, ओके। एंड दोनों एक एक मोल ही है। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो इट्स विल शो मोर रैंडमनेस। तो यहाँ पे तुम लोग चेक करोगे नंबर ऑफ मतलब मोलार मास, ठीक है। याद रखना डेल्टा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, इतना याद रखो सिर्फ, ठीक है। तो विच वन हैज हायर मोलार मास? O2, तो O2 हैज हायर रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी, ठीक है। लिख दो जल्दी, करो मैं। For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is isothermal में सबसे पहले डेल्टा U क्या रहता है वो बताओ। isothermal में डेल्टा U 0, ये पता है तुम लोगों को? ओके, एंड फिर बाद में जब, हाँ फिर बाद में A या C बराबर, क्यों है? हाँ, अब देखो बे, एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन में एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बट अभी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, मैं आंसर टिक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बट ये आंसर रॉन्ग हो सकता था अगर रिवर्सिबल एक्सपांशन बोला रहता। अब रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड, याद रखना। मतलब मैं वापस तुम लोगों को लिखा के भी दूंगा, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ाया भी जाएगा। रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम रहता है, समझ में आ रहा है। एंड हम लोगों ने अभी लिखा था डेल्टा S टोटल इज 0 एट इक्विलिब्रियम, समझे? ये डेल्टा S नहीं था, ये डेल्टा S टोटल था, तुम लोगों ने नोटिस भी किया था क्या? हाँ, तो याद रखना डेल्टा S टोटल रिवर्सिबल कंडीशन में मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या रहता है? 0। तो ऑप्शन A करेक्ट रहता है। अभी इररिवर्सिबल है इसलिए ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो मैं A में दो,
हम लोगों ने डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का एक फॉर्मूला पढ़ा है। ये डेल्टा यू है, ई मतलब यू एक ही जगह पे लिख के दिया हुआ है। जब इंटरनल एनर्जी की हेडिंग डाली थी ना, तो यू और ई, ई मतलब यू रहता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो सुनो भाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला। एंड इफ डेल्टा एन जी इज जीरो विच इज इन सेकेंड रिएक्शन, उसने आंसर दिया, तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, समझे, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है ना यार, क्या ये इतना, ठीक है। बट ये चैप्टर जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कुछ। ये देखो भाई, अरे भाई अभी जो किया था वही है, क्वेश्चन रीड करने यार। एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म हो गया, छोड़ो। ये देखो भाई, समझा, सिस्टम का सराउंडिंग स्लॉट है डायरेक्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे को भी मजा आ रहा है बिना टिक किए ऐसे किए सर ने। क्या बोल रहे? हाँ चलता है, चलो भाई। हाँ ये देखो भाई, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज फॉर दिस रिएक्शन, समझे क्या? फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था, क्वेश्चन रीड करने बोलो उसको। हाँ, डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? माइनस 3 आर टी। ए क्या बे, डेल्टा एन जी निकालने नहीं आता। अच्छा लिक्विड को ले लिया, लिक्विड ले लिया, वाह बेटा, वो जी मतलब गैस है, ठीक है, ओके। ए पता है डेल्टा एन जी में, डेल्टा एन मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड जी मतलब ऑफ गैस, तो गैस देखना है, तो 3 माइनस 6 -3 मतलब -3 आर टी फॉलोड, पक्का। बट अगर गलती से ये डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच आ जाए तो +3 आर टी, ठीक है, समझे, लो खुश रहो। चलो बस हो गया, ब्रेक लेंगे तो टाइम पास करेंगे। रुको ये करो, अच्छा क्वेश्चन है, करो करो, लिखो प्लॉट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बैक बीच में दोनों, यस थैंक यू। अब प्लॉट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लिखो बैक, बस बस, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी ऑफ किधर मैं आगे भाग रहा हूँ, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, perfectly crystalline substance at absolute zero, crystalline, CRYSTALLINE, crystalline substance at absolute zero, at absolute zero ब्रैकेट में लिखना 0 केल्विन, 0 के, ओके मत लिखना 0, हाँ वो ओके ही बाद में देखिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, 0 के, ओके, के मतलब केल्विन, एट 0 केल्विन, ठीक है, बिकम्स, अब क्या होता है वो जरा समझ लेते पहले, अब बातें बंद, यहाँ पे लॉ समझो। देखो भाई, कोई एक सॉलिड है, सॉलिड में तुम लोगों को पता होगा ऐसे एटम्स मस्त एकदम एक के नीचे एक अच्छे से ऐसे अरेंज्ड रहता है, ठीक है, व्हाट इज इट्स एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी कितनी है? सॉलिड की एंट्रोपी 0 है क्या? नहीं है, ओके, एंट्रोपी है इसमें, है बहुत कम है, ओके, क्यों बहुत कम है? हाँ, इसमें नहीं डिसऑर्डर कम है, तो एंट्रोपी किस बात की है, मतलब कहाँ से आ रही है एंट्रोपी? एंट्रोपी है, चलो ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, सॉलिड्स शोज कंटिन्यूअस रैंडम वाइब्रेशंस एट इट्स मीन पोजीशन, सुने कभी ऐसा? नहीं, ओके, वो अपने ही जगह पे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते रहते हैं एकदम,
ठीक है, तुम लोगों ने कभी ऐसे एनिमेशन देखा होगा ना, ऐसे जूम ऐसे किसी चीज में हो रहा है एटॉमिक लेवल पे, तो जब वो ऐसे एटम्स के लेयर पे जाते हैं तो वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते हुए दिखाते हैं एनिमेशन में। अब वो कहाँ पे होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब कौन से मूवी में हुआ था, बट है ऐसा होता है। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर कम करना। टेम्परेचर कम करूंगा तो एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी कम होने लग गई, टेम्परेचर और कम करने लग गया, एंट्रोपी और कम हो गई। ऐसे टेम्परेचर कम करते करते इतना कम कर दिया कि इट हैज रीच्ड एब्सोल्यूट जीरो। समझ में आ रहा है? अब यहां पे कुछ एनर्जी ही नहीं बचती। अब एनर्जी ही नहीं बचेगी मतलब एंट्रोपी कितनी होगी? तो अरे कम करते करते एंट्रोपी कम होती गई, लोवेस्ट टेम्परेचर पे पहुंच गए, इससे कम टेम्परेचर आ ही नहीं सकता। एंट्रोपी कितनी बनेगी अभी यहाँ पे? जीरो। कितनी होगी? जीरो। तो यहाँ पे एंट्रोपी बन जाती है जीरो। समझे ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस? हाँ, ये लिख के हो गया। ओके, अब देखो बे, अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है HCl, 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 इसके नीचे ClH, 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 इसके नीचे वापस HCl, 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 वापस ClH, 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 दिख रहा है? अब ये हाँ मतलब ज्यादा क्या और लिखूं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, अरे 16 ही है, रुको। अब हाँ समझो तो, हाँ ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, 16 मतलब 16, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, दिख रहा है पक्का? अब इसकी एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो पे कितनी बन जाएगी? जीरो। ठीक है, जब टेम्परेचर, इसको लिखते कैसे मैं बताता हूँ, व्हेन लिमिट टेम्परेचर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंट्रोपी बिकम्स जीरो। ठीक है, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके, लिमिट उसको क्या बोल रहे हैं? LIM को क्या बोलते हैं? लिमिट। क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ। एक्चुअली जीरो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं क्या? तो वी कैन गो नियर इट। समझ में आ रहा है? हाँ, अप्रोचिंग जीरो। तो टेम्परेचर जैसे जैसे जीरो के नजदीक पहुंचेगा, एंट्रोपी वैसे वैसे क्या बनेगी? जीरो। समझ में आ रहा है? बट अगर कोई चीज ऐसे रहे, ध्यान दो भाई, अब ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन है क्या? दिख रहा है? कहां पे गड़बड़ी की है मैंने? थर्ड रो में सेकंड वाला दिख रहा है? अब थर्ड रो में सेकंड वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे HCl था बट बाद में ClH आ गया, सो नाउ इट इज नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन। एंड यहाँ पे इसकी वजह से होता क्या है, देखो Cl कैरीज ऑलवेज कैरीज अ डेल्टा माइनस चार्ज, बराबर? अब ये Cl भी डेल्टा माइनस, अब क्या हो गया? जब रिपल्शन होगा, एंड बाकी H carries delta plus charge, and now this H also carries a delta। अब इसमें क्या होगा? तो रिपल्शन की वजह से क्या होंगे? थोड़े से दूर जाएंगे, फिर दूर बहुत चले गए तो वापस थोड़े से नजदीक आएंगे, फिर वापस दूर जाएंगे, फिर वापस नजदीक आएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एंट्रोपी अभी जीरो है क्या? मैंने क्या बड़बड़ किया वो समझा? तो यहाँ पे limit temperature is tending towards zero but entropy is not equal to zero। समझे? टेम्परेचर जीरो केल्विन पे पहुंचने के बाद भी जो एंट्रोपी बच जाती है, that entropy is called as residual entropy। ये कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, वापस तो प्लॉट क्या बताता है? कौन से सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होती है एब्सोल्यूट जीरो पे? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की। समझ में आ रहा है? अगर उसमें कुछ भी मतलब इम्परफेक्शन रहेगा तो उसकी एंट्रोपी जीरो हो पाएगी क्या? उसमें हमेशा डिसऑर्डर रहेगा। समझ में आ रहा है? एंड दैट रिमेनेंट ऑफ एंट्रोपी इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एंट्रोपी। समझे? लिख दो, बस हो गया। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन बाय बाय। चलो, मुझे भी आज जल्दी जाना है वैसे भी, तो मैं चला जाता हूँ। बाय बाय। यस, नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।